नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अजमेर शहर के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में आपको अजमेर के कुछ दार्शनिक स्थलों में भी घुमाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं अजमेर का इतिहास। 27 मार्च 1112 को चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजयराज चौहान ने गढ़ अजमेरू की स्थापना की तथा चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई। उसके बाद इसका नाम अजयमेर और फिर अजमेर पड़ा। अजमेरू की स्थापना को पुरातात्विक व ऐतिहासिक प्रमाण 27 मार्च 1112 का ही उपलब्ध है। कहीं राजा अजयपाल चौहान का और कहीं राजा अजयदेव चौहान का नाम अजमेरू की स्थापना के संबंध में उल्लेख आता है। कर्नल जेम्स टोन ने राजा अजयराज चौहान को अजमेरू दुर्ग का ही निर्माता माना है, जो बाद में गढ़ वीठली और तारागढ़ पड़ा। वर्ष 1940 से पूर्व चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ही चौहानों के इतिहास की जानकारी उपलब्ध थी। यह मात्र एक साहित्यिक रचना व कल्पना पर आधारित महाकाव्य ही था। पुष्कर में रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की उपलब्धता से यथार्थ की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया। इस ग्रंथ में अजमेरू की स्थापना विक्रम संवत 1170 अर्थात 1112 का उल्लेख है। इस स्थिति के पूर्व यहाँ मानव बस्तियां अवश्य रही होंगी, पर अजमेरू नाम का नगर कोई भी पुरातात्विक व ऐतिहासिक प्रमाण का उपलब्ध नहीं है। अजमेर को चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई गई। बाद में अजमेरू का नाम अजमेरे और फिर अजमेर हुआ। राजा अजयराज चौहान के उत्तराधिकारी राजा अर्नोराज ने दो पहाड़ियां वर्तमान में बजरंगगढ़ पहाड़ी और खोबरा बहरू पहाड़ी के मध्य बांध का निर्माण कराया, जो वर्तमान में आना सागर झील के नाम से विख्यात है। उन्होंने पुष्कर झील के चारों ओर सुंदर घाटों का निर्माण कराया। अर्नोराज के द्वितीय पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के शासनकाल में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बीसलसर झील व बीसलपुर नगर स्थापित किए। इनके पश्चात पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन किया और फिर सोमेश्वर राजा बना। इन्होंने पुष्कर के पास बैद्यनाथ धाम का निर्माण तथा गंगवाणा को शिव मंदिर की नगरी बनाया। चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय महानतम हिंदू सम्राट हुए। इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। वैसे मैंने पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की वीडियो डाल दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में दरबारी कवि जैन कश्मीरी ने लिखा है कि इंद्र की अमरावती, कृष्ण की द्वारका व रावण की लंका भी मेरे यानी अजमेरू के सौंदर्य के सम्मुख लजाई जाती है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही सूफी संत हारून चिश्ती के शिष्य ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती ने अजमेरू में अपना आसारा लिया तथा इनकी समाधि स्थल मजार दरगाह शरीफ के रूप में विख्यात है। तो दोस्तों, ये था अजमेर का संक्षिप्त में इतिहास। अब वर्तमान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अजमेर को मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अजमेर में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ सभी लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। अजमेर में हिंदू धर्म को लेकर सभी संप्रदायों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हर रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के कई पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं अजमेर के कुछ पर्यटन स्थलों में। तो सबसे पहले जाते हैं पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर मंगलवार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विरासत के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर साल विदेशों से लोग घूमने आते हैं। भारत में विश्व के एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में ही है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने पुष्कर नगरी को पवित्र करने के लिए यहाँ यज्ञ विवरण दिया। ब्रह्मा जी ने जिस स्थान पर यहाँ यज्ञ किया था उसी स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया है। देखिए, पुष्कर में दो चीजों की मान्यता है, एक तो यहाँ के ब्रह्मा जी के मंदिर और सरोवर की, और दूसरे मेले की। जिस तरह मंदिर में आस्था का महाकुंभ होता है, उसी तरह मेले में संस्कृति और मेल मिलाप का भी एक महाकुंभ देखने को मिलता है। पुष्कर मेला कई सालों से चला आ रहा है। इसे शुरू करने के पीछे भी एक कहानी है। चलिए पुष्कर मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ये मंदिर ब्रह्मा जी का है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में ये ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। पुष्कर नाम का अर्थ होता है सरोवर, जो कि पुष्प से बना हो। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से एक असुर से युद्ध के दौरान कमल गिर गया था और जहाँ पर कमल गिरा वहाँ पर सरोवर बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकलते अमृत कलश को छीनकर जब एक राक्षस भाग रहा था तो उसमें से कुछ बूंदें इसी सरोवर में गिर गई थी। तभी से यहाँ की पवित्र झील का पानी अमृत के समान स्वार्थवर्धक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँच गए, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री नहीं पहुंची। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी को होना जरूरी था। सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से ब्रह्मा जी ने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इसी यज्ञ को शुरू किया।
उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंच गई और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठकर देख क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजन नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गए। सभी ने सावित्री जी से विनती की कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। तीर्थराज पुष्कर को जब तीर्थों का गुरु कहा जाता है, इसे धर्मशास्त्रों में 5 तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंच तीर्थ कहा गया है। तो दोस्तों ये थी पुष्कर की कहानी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों तारागढ़ का किला। 1890 फीट की ऊंचाई पर बने तारागढ़ दुर्ग को देश के सबसे ऊंचे किलों में गिना जाता है। एक समय एक शक्ति का केंद्र व अजमेर की आन बान रहा तारागढ़ अब जर्जर और खंडर की अवस्था में है। तारागढ़ में एक मुस्लिम दरगाह और 7 जल के झालरे बने हुए हैं। मुगलों ने तारागढ़ को अपना निवास बनाया, तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे अस्पताल का रूप दे दिया। ब्रोटोन के अनुसार बिजोलिया शिलालेख में इस दुर्ग को अजय बताया गया है, यानी कोई भी आक्रांता इसे पाने में सफल नहीं रहा। इस दुर्ग में राज्य का संगीत खूब फला फूला, इस कारण इसे गढ़ वीरली की किले की उपाधि दी गई। इसे गढ़ वीरली कहने की वजह ये थी कि दुर्ग वीरली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण से गढ़ वीरली कहा गया। पन्ना टोल के अनुसार अजमेर नगर के संस्थापक अजय राज ने इस किले को निर्माण कराया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सोनी जी की नियाज जज। सोनी जी की निसिया शहर में पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो सोनी जी की निसिया के रूप में लोकप्रिय और राजस्थान में सबसे अच्छे जैन मंदिरों में से एक है। आज का दार्शनिक स्थल सोनी जी की निसिया का नाम सिद्ध चैत्यालय और इसे लाल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित है। सोनी जी की निसिया मंदिर का मुख्य आकर्षक मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी या सोने की शहर के नाम से भी जाना जाता है। निसियान मंदिर की छाया 10 अक्टूबर 1864 को राय बहादुर सेठ मूलचंद और नेमीचंद सोनी द्वारा रखी गई और इसे 26 मई 1865 को गर्भगृह अग्निदेव की छवि के साथ शिष्यों के लिए खोला गया था, जो जैन के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम है। मंदिर का प्राचीन नाम सिद्धकूट चैत्यालय है। यह लाल रेत के पत्थर से बने इस मंदिर को लाल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आज का अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक बहुत ही मुख्य आकर्षक स्थल है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में निर्मित की गई थी, जो दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इस झोपड़े के बारे में एक अफवाह भी है दोस्तों कि इसे घरेलू इस्लामिक वास्तुकला साइट का निर्माण 6 दिनों में किया गया था और इसका नाम पड़ा। हालांकि आज भी यहाँ के अधिकांश प्राचीन मंदिरों में है। दोस्तों कई लोगों को अढ़ाई दिन का झोपड़ा लगता है कि इसे 2.5 दिन में बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। इसके नाम के पीछे क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद हुआ करता था और इसे मस्जिद से मंदिर में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं पृथ्वीराज चौहान स्मारक। अजमेर में तारागढ़ रोड पर स्थित पृथ्वीराज स्मारक के महान नायक पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, जिसे साहस और देशभक्त के प्रतीक माने जाने वाले महान योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था और जो आज के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। और आपको बता दें कि स्मारक में राजा की मूर्ति काले संगमरमर से तराशी गई है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान एक घोड़े पर बैठकर और अपने दुश्मन पर हथियार से हरकत में आकर प्रतिबंधित हो गया है। तो दोस्तों ये थे अजमेर के कुछ दार्शनिक स्थल। अगर आप अजमेर शहर में आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करके लगातार घूमने जा रहे हैं, आज शहर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा आपके साथ काम कर रहा है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से बहुत अच्छी तरह से लालित लिए हुए है। जब आप हवाई अड्डे पर पहुँचते हैं तो यहाँ से आप टैक्सी या बस से यात्रा करके मंगलवार तक पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर शहर का अपना प्रमुख रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यदि आप बस से या सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और जैसे जैसे आसपास के शहरों से अजमेर को जोड़ने के लिए डील और सेमी डीलक्स बसें नियमित रूप से चलती हैं। तो आप भी बहुत ही आसानी से बस या टैक्सी या कार से यात्रा करके अजमेर पहुंच सकते हैं और आप यहाँ के दार्शनिक स्थलों को देख सकते हैं, अजमेर घूम सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।